नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के अंतिम पड़ाव के लिए आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपने अपने जीवन के इस बहुमूल्य मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की है, लगन के साथ, निष्ठा के साथ आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा इस मंजिल के अंतिम पड़ाव साक्षात्कार में आप सबका आपकी मेहनत के अनुसार यथासंभव सहयोग करें और मंजिल तक पहुंचे। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के थोड़े समय बाद हम पुनः डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आंसर की जो आरपीएससी की आंसर की आई थी, उस समय मैंने डिस्कस किया था। और अक्सर मैं ये कोशिश करता हूं कि आपसे जुड़ा रहूं, लेकिन समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है। मैंने आपसे उसी दिन एक वादा किया था कि हम इंटरव्यू के लिए प्रयास करेंगे और आप और हम सब मिल करके उस मंजिल तक जाएंगे। आप सबकी आशा के अनुरूप आज का जो हमारा सेशन रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भूगोल विषय से संबंधित साक्षात्कार की एक सफल रणनीति क्या हो सकती है। विद्यार्थियों, मैं भूगोल का हूं और अधिकांश मेरे प्लेटफॉर्म पर भूगोल के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने भूगोल शब्द मेंशन किया है। बाकी अधिकांश जो हिस्सा रहेगा वो सारे सब्जेक्ट का कॉमन रहेगा। और उसके बाद अंत में मैं ये चीज़ बताऊंगा कि भूगोल में हमें किन किन चैप्टर को या कौन से चैप्टरों की तरफ क्या ध्यान हमें देना चाहिए। सेशन काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन मैं बहुत सारे डाउट्स इतने दिन तक मेरे प्लेटफॉर्म से जो विद्यार्थी जुड़े हुए थे उनसे प्राप्त हुए, और उन सबको मैं वन बाय वन जवाब भी देता था। लेकिन आज मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, एन के ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी एन के ज्योग्राफी पॉइंट है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं बता ही देता हूं क्योंकि बहुत से विद्यार्थी डायरेक्ट मैसेज करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल एन के ज्योग्राफी पॉइंट, इसको सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और यही हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, ऐप है प्ले स्टोर पे। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल होंगे। और अभी मैं इस सेशन में बात करूँगा ज्योग्राफी के ऑनलाइन बैच को लेकर के भी, जो अभी मैंने आज ही समझो रात को 10 बजे मैं शुरू करने वाला हूँ। हालांकि इस पर पूरा अलग से क्लास आएगी। तो इस प्लेटफॉर्म से आप जरूर जुड़िए और आप अपने उन मित्रों तक भी पहुंचाइए जो ज्योग्राफी से कनेक्ट हैं, अर्थात ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। खैर बहरहाल, हम हमारे मूल मुद्दे पे आ जाएं। विद्यार्थियों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है इंटरव्यू। आपने 200 नंबर की मंजिल पार कर ली है, नो डाउट। अच्छा किया है आपने, बेहतर किया है आपने। अब आप उस मंजिल की तरफ जा रहे हो जो अंतिम मंजिल है, और वहां आपकी सफलता सुनिश्चित है। उस मंजिल के बाद आपकी सफलता सुनिश्चित। तो मैं वन बाय वन प्रत्येक टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बच्चों, तो क्या मित्र हो गए हैं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते एक बियावसा बन गया है। मित्रों, इंटरव्यू क्या है? 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होता है वो मूल रूप से 3 बातों पर चलता है। अधिकांश बच्चे कहते हैं कि सर क्या पूछा जाएगा, कितना हमें याद है,
आपको कितना याद है ये मायने नहीं रखता है, आप प्रश्न का उत्तर दे पाए या आपने सॉरी बोल दिया ये भी मायने नहीं रखता है। मैं कहता हूं कि इंटरव्यू नॉलेज चेकिंग नहीं है, ये अपने दिमाग में आज ही बिठा लें, ये हमारे दिमाग में फिक्स कर लें। इंटरव्यू नॉलेज चेक नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू 3 बातों पे चलता है। एक तो आपका व्यक्तित्व क्या है उसका परीक्षण किया जाता है, और एक आपकी विषय के प्रति रुचि कितनी है ये भी चेक किया जाता है। और एक आपका जो अध्यापन कौशल है, ये 3 बातें हैं वो इंटरव्यू के अंदर चेक की जाती है। आपको नॉलेज कितना है ये चेक नहीं किया जाता, ये चेक किया जाता है आपका सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्या है, वो वहां नॉलेज चेकिंग हो जाएगी। आपको कंसेप्चुअल तैयारी आपकी कितनी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और आपका टीचिंग कौशल कैसा है। तो नॉर्मली अब आपको पता चल गया होगा कि इंटरव्यू क्या है। अभी हम इस पर गहराई से बात करेंगे, ये तो सिंपल सी बात थी। 24 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि सर मिनिमम मार्क्स क्या रहता है और मैक्सिमम मार्क्स क्या रहता है, यानी एक बोर्ड हमें कम से कम कितने अंक दे सकता है, अधिक से अधिक कितने अंक दे सकता है। तो विद्यार्थियों मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि बोर्ड आपको कम से कम 6 अंक तक दे सकता है, फिक्स नहीं है, 5 भी दे सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि 6 अंक तक कम से कम अंक दिए जाते हैं। मैक्सिमम अंक कितना मिलता है, तो जहां तक मेरा मानना है 20 अंक या 21 अंक मैक्सिमम मिलते हैं। और यदि आप सब कुछ अच्छा करने के साथ साथ एकेडमिक रिकॉर्ड में भी बहुत शानदार है, यानी 20 और 21 तो आप अपने नॉलेज, विषय के प्रति इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी, इसके आधार पर ला सकते हैं। और एक आध नंबर की और जो गुंजाइश रहती है कि यदि आपने बढ़िया ढंग से पीएचडी किया है, पीएचडी के साथ साथ आपने या तो बुक पब्लिश कर दी है, या आपने पेपर पब्लिश किए हैं, या आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये तो कम ही होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, तो प्रोजेक्ट वाली चीज तो मैं हटा दूं। यदि आपने पीएचडी किया है, पेपर पब्लिश किए हैं जर्नल के अंदर, या आपने बुकें वगैरह लिखी है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाता है। तो ये यदि किसी के पास है तो वो 22 तक जा सकता है, इससे ज्यादा बोर्ड है वो 24 तक नहीं जाएगा। तो नॉर्मली आप मान के चलिए मिनिमम 6 से लेकर के 22 तक देते हैं। क्राइटेरिया कुछ नहीं है कि आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इससे कम नहीं दे सकते, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मार्क्स का विभाजन होता है क्या, जो 24 अंक है इसका कोई विभाजन है। विभाजन में डाउट कहाँ रहता है आपको कि सर ऐसा तो कहीं नहीं है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके आधार पर कुछ अंक मिल जाए, कुछ अंक आपके पढ़ाने के आधार पे मिल जाए, कुछ अंक आपका पीएचडी के आधार पे मिल जाए। मैं कहता हूं ऐसा कोई विभाजन नहीं। आपके सामने 24 के 24 अंक है, कोई विभाजन नहीं है। आपके पास मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, आप एमए प्लस नेट, सेट या जेआरएफ जो भी है, या पीएचडी जो भी है, मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। ओके, तो विभाजन नहीं है। और ये भी विभाजन नहीं है कि अध्यापन का कितना नंबर फिक्स होगा और उत्तर देने का कितना नंबर फिक्स होगा, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। साथ ही साथ जो 3 बोर्ड मेंबरान होते हैं उसका भी कोई विभाजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्स बोर्ड के 8 नंबर है, एक्स बोर्ड के 8 नंबर है, एक्स बोर्ड के 8 नंबर है बोर्ड मेंबर के, ऐसा भी नहीं है। तीनों मिलकर के बोर्ड मेंबर नंबर देता, उसका मैं आगे बता दूंगा आपको। एक बच्चों का जो डाउट रहता है कि सर जो हमारे पेपर के अंदर मार्क्स आए हैं, क्या उसके आधार पर या पेपर के मार्क्स देख करके और बोर्ड मेंबर डिसाइड करता है। तो ये बात
आप अपने दिमाग में फिक्स कर लेना कि बोर्ड मेंबर के पास आपके पेपर के मार्क्स अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये डाउट निकाल लेना। आपने थियरी के अंदर 135 लाए हैं पेपर में, या 145 लाए हैं, या 120 लाए हैं, इसका बोर्ड मेंबर को पता नहीं होता है। ये केवल बाहरी लोगों की अफवाहें हैं। बोर्ड मेंबर के पास केवल और केवल आपका एकेडमिक डाटा रहता है, और यहां तक कि सीक्रेसी इतनी है कि आपका नाम तक नहीं जाएगा उनके पास, केवल रोल नंबर जाते हैं। इतनी सीक्रेसी आरपीएससी की होती है। तो आपके केवल एकेडमिक डाटा उनके पास जाएंगे, जो एक अवार्ड सीट, जो एक सीट होगी इंटरव्यू के दौरान आपसे भरी जाएगी, उस पर मैं बात करूंगा आगे। एक कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या बोर्ड का ये बिहेव होता है कि जो पेपर के अंदर अधिक अंक लाए हैं उनका और थोड़े कम अंक है उनको बराबर रखने का? ये केवल मार्केट की अफवाह है। ऐसा बोर्ड का कोई बिहेव नहीं है, और बोर्ड के पास मार्क्स होते ही नहीं है। तो आप कैसा एफर्ट करते हैं उसके आधार पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज भी अपने दिमाग से निकाल लें। और दूसरी बात कहूंगा कि आरपीएससी और बोर्ड मेंबर्स को लेकर के, या इंटरव्यू बोर्ड्स को लेकर के मार्केट में बहुत सारी अफवाहें चलती है। किसको कितना नंबर मिलता है, क्या उसके लिए कोई जुगाड़ बिठाते हैं लोग, नीचे नंबर वालों का क्या हालात होगा, ऊपर वालों के डर है नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के आप तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। मैं कहता हूं कि इन अफवाहों पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। मैं रियलिटी कहता हूं, मेरे पास एग्जाम्पल भी है। आप यदि पर्सनली, क्योंकि मैं अभी यहाँ सोशल साइट्स पे एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं पर्सनली बता सकता हूँ कि मेरे ऐसे मित्र जो बिल्कुल सामान्य इकोनॉमिक्स कंडीशन से आते हैं और अच्छा नॉलेज रखते हैं, और उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं उनको आज भी अच्छी तरीके से जानता हूं। तो जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में जो बार अफवाहें चलती है वो यथार्थ हो। मैं तो मानता हूं कि आरपीएससी का एक सामान्य फेयर वर्क होता है, और आप खुद पर विश्वास रखिए, मेरा इतना ही मानना है। आप अच्छा एफर्ट करेंगे तो मार्क्स भी आपके अच्छे मिलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो बोर्ड के 3 मेंबर होते हैं, उन 3 मेंबरों में से किस मेंबर का वेटेज ज्यादा रहता है? तो जहां तक मैं मानता हूं, आपके बोर्ड में 3 मेंबर बैठेंगे, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे और एक बोर्ड का जनरल चेयरपर्सन होगा, जो आरपीएससी का मेंबर होता है। जो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज की जानकारी लेते हैं और फिर अपना व्यू देते हैं जो आरपीएससी का मेंबर होता है उसको, और उसमें वो अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया बताते हैं। माना कि मेरा आइडिया है, अब उनका जो आरपीएससी का सीक्रेसी रूल क्या है वो किसी को पता नहीं है, बट सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक मोटा मोटा आइडिया देता है कि स्टूडेंट है वो 50% है या 70% है या 90% है, इस तरीके का आइडिया देते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो वो अपनी राय एक जनरल अंकों के द्वारा बोर्ड के मेंबर तक पहुंचाते हैं। अंतिम सर्वे सर्वा बोर्ड मेंबर होता है। समझ गए इस बात को? अब देखो, आप आंसर दे रहे हैं प्रोफेसर को, जो प्रोफेसर आपसे प्रश्न कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। आप जब आंसर दे रहे हो तो बोर्ड मेंबर उस चीज को नोट करता है। बोर्ड मेंबर ये नहीं देखता है गलत दिया है सही दिया है जवाब, वो ये नहीं देखता है। वो आपको नोट करता है, रीड करता है। यही तो होती है पर्सनैलिटी चेकिंग, और उसके आधार पर नंबर है वो डिसाइड होते हैं। मैक्सिमम नंबर बोर्ड मेंबर के आधार पर डिसाइड होते हैं। तो बोर्ड मेंबर थोड़ा सर्वे सर्वा होता है, लेकिन एक्सपर्ट अपना व्यू जरूर देते हैं। और यदि आपके कम्युनिकेशन से एक्सपर्ट संतुष्ट दिखता है तो 100% आपको समझ लेना मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। और तमाम जो अफवाहें आप इंटरव्यू दे करके आओगे, तो तमाम अफवाहों को आप कहोगे कि ये अफवाहें सारी गलत है। आपको आपका जो एक्सपर्ट है उसको संतुष्ट करना होता है। ठीक है, ये आपके मार्क्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। यदि आपके कोई और भी डाउट्स है तो अपने नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। जो भी डाउट्स है मैं इसको क्लियर करूंगा। और इससे पहले मैं ज्योग्राफी वाले के लिए एक बात और बता देना चाहता हूं
कि ज्योग्राफी के अंदर मैंने ऑनलाइन बैच, जब मैं ये क्लास ले रहा हूँ आज की डेट में, आज शाम से आपका ज्योग्राफी का ऑनलाइन बैच शुरू हो जाएगा। 10 बजे मैं अपलोड करने वाला हूँ, सुबह आपको क्लास मिल जाएगी। सुबह से आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन बैच की पूरी जानकारी मैं अलग से एक क्लास के अंदर, एक वीडियो के अंदर, जो जल्दी 1-2 दिन में डाल दूंगा। आपको गूगल प्ले स्टोर पे एन के ज्योग्राफी पॉइंट्स, इस एप्लीकेशन को खोल करके और वहां से ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आ जाएं। कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि कितने मार्क्स मिल सकते हैं और किसको तैयारी करनी चाहिए। अब कितने मार्क्स मिल सकते हैं तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर बता दिया। यदि आप अच्छी तैयारी करने वाले हैं तो आपको 19 से 20 मार्क्स मिल सकते हैं। ढंग से आप तैयार करके गए हैं, आपने एक्सपर्ट को अच्छी तरीके से संतुष्ट किया है, आपका पर्सनैलिटी बिल्कुल एक्यूरेसी, आपकी पर्सनैलिटी में एक्यूरेसी झलकी है, आपको 19-20 मार्क्स मिल जाएंगे। और यदि आपने एकेडमिक कैरियर में बहुत शानदार किया है तो आपको एक्स्ट्रा 1-8 नंबर मिल जाएगा। यहाँ एक बात मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि कुछ विद्यार्थी इसी में बोलते हैं कि सर पीएचडी का क्या रोल रहता है। मैं कहता हूं कि पीएचडी का नहीं होना कोई नेगेटिव रोल नहीं है। पीएचडी नहीं होना ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पीएचडी होना ये पॉजिटिव पॉइंट है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आपके पास पीएचडी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप दौड़ में बाकी वाले बच्चों से पीछे हैं, और आपके पास पीएचडी है तो थोड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट है। तो एक्चुअली पीएचडी का क्या होता है कि यदि आपके पास पीएचडी है तो आपका बोर्ड ये देखता है कि बच्चा पीएचडी किया हुआ है, फिर बोर्ड पीएचडी से प्रश्न लेता है और आपने पीएचडी ढंग से किया तो आप उसका आंसर सही दे पाओगे, आपका कम्युनिकेशन सही हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वहां से एक बोर्ड पर पॉजिटिव मैसेज जाएगा। बाकी यदि आपने पीएचडी कर ली है और आपका पीएचडी रिसर्च पर काम का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर बोर्ड मेंबर थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज भी ले सकता है। तो यदि आपने पीएचडी की है तो आप अपनी पीएचडी पर पूर्ण रूप से तैयार होकर के जाइए। और ऐसा नहीं है कि जिसकी पीएचडी नहीं है तो नंबर नहीं मिलेंगे। मेरे मित्र हैं जिनकी पीएचडी नहीं थी उसके बावजूद 18 से 19 नंबर मिले हैं। तो पीएचडी पॉजिटिव इफेक्ट जरूर डालती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएचडी नहीं होना नेगेटिव है। एक बच्चों का प्रश्न है ज्योग्राफी में किसको तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने जो आरपीएससी की से पहले एक संभावित मेरिट वाला सेशन डाला था यूट्यूब पे, उसमें मैंने कैटेगरी वाइज बता रखा है किसको तैयारी करनी चाहिए, कौन आश्वस्त हो जाना चाहिए। कैटेगरी वाइज मैंने बताया, मैं आज भी कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि मैंने वहां जो मेंशन किया था आप उसके अकॉर्डिंग चलना, 100% आप सिलेक्शन के करीब हो। अब लेना नहीं लेना वो आप पर डिपेंड करता है। और एवरेज स्टूडेंट यदि अच्छा करके जाता है तो मैं मानता हूं कि 15 से 18 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन देखो इंटरव्यू में दो चीज होती है, एक तो आपके पास सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यही इंटरव्यू के अंदर गड़बड़ करता है। कॉन्फिडेंस लेवल यदि डाउन हो जाता है तो वहां अच्छा से अच्छा बच्चा बिगड़ करके आ जाता है। और कई बार आप ये सुनते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की नहीं और इंटरव्यू कॉल के लास्ट वो मतलब मार्क्स पे थे और यूं ही बैठे बैठे इंटरव्यू दे करके आए और वो 14 से 15 नंबर ले आए। और एक बच्चा जो सिलेक्टिंग रेंज के अंदर था, बहुत शानदार तैयारी करके गया और उसको नंबर मिले 10 से 12। फिर आपको ऐसे कैसे हो सकता है? ये होता है उस समय आपका माइंडसेट क्या कर रहा है। जो बच्चा फ्री होकर के गया था उसका तो माइंडसेट ये कह रहा था कि जो मुझे आएगा उसको मैं कह दूंगा, मेरा बिगड़ क्या रहा है।
वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहा था, और उस बच्चे को जिनको डर था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उस पर भय ने अटैक कर दिया, और वहां आपको आपने नर्वसनेस फीलिंग दिखा दी। बोर्ड जो मेंबर होता है या जो बोर्ड मेंबरान होते हैं, वो आपके चेहरे से पता लगा लेते हैं कि आप में आपकी पर्सनैलिटी है वो नर्वसनेस पर्सन की है, आप हैप्पी फीलिंग पर्सन में आते हैं। वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो आप हमेशा हैप्पी रहे, सिलेक्शन होना नहीं होना वो बाद की बात है। एक बच्चों का प्रश्न रहता है योग्यता की पूर्णता को लेकर के, कि हमारी जो नेट है, विशेष करके अभी नेट का झंझट चल रहा है जो रद्द हुई है उसको लेकर के। तो बेसिकली जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू शुरू होता है उसकी पहली डेट, यानी आपके सब्जेक्ट के इंटरव्यू की पहली डेट, आपकी एबिलिटी, आपकी जो योग्यता है उस दिन तक पूरी हो जानी चाहिए। ओके, तो जहां तक मैं समझता हूं कि इस बार का जो बच्चों का है, कई बच्चे सेलेक्टिंग रेंज के अंदर है लेकिन घबराए हुए हैं। आप घबराए हुए रहोगे तो महीना 2 महीना तो यूं ही आप बर्बाद कर दोगे, पढ़ नहीं पाओगे। आप नेट की ढंग से तैयारी कीजिए। जहां तक मैं समझता हूं आपका नेट का एग्जाम अगस्त के अंदर डिसाइड हो चुका है, सितंबर एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ लोग मार्केट में बिना मतलब की बातें सुन रहे हैं कि आरपीएससी हैवी ट्रैक पे चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि सितंबर तक इनको पोस्टिंग देनी है। भाई वो एक मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। 2024 के असिस्टेंट प्रोफेसर में 2000 जो ये एग्जाम हुआ है, आप सितंबर में किसी भी हालत में पोस्टिंग नहीं दे सकते, मान के चलिए आप। क्योंकि मैं एक छोटा सा आइडिया आपको बता देता हूं ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाए, बच्चे घबराए नहीं। आप नेट की तैयारी कीजिए, नेट का रिजल्ट सितंबर के एंड तक आ जाएगा, 100% आ जाएगा। इंटरव्यू का मोटा मोटा सिनेरियो ये है कि अब जो एक एग्जाम पहले हुआ था, जिनके अभी रिजल्ट्स आए हैं, जिनसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, उनको मैं थोड़ा छोड़ देता हूं। अभी जो एग्जाम हुए हैं, बड़े बड़े एग्जाम, जैसे हिंदी वाला, हिंदी से लेकर के और अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों का विद्यार्थियों ये सिनेरियो रहेगा, और स्पेशली ज्योग्राफी उसमें ले लेना। अभी आपका रिजल्ट जुलाई में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं समझता हूं। और मान भी लें कि जुलाई एंड में आ जाएगा, मैं तो मानता हूं कि अगस्त मिड तक आएगा, और मान भी लें कि जुलाई एंड तक आ जाएगा, तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बड़े सब्जेक्ट है। तो आप मान के चलिए कि जुलाई में आपका कुछ होना नहीं है, अगस्त के अंदर आपका रिजल्ट आया, अगस्त एंड तक आपका डॉक्यूमेंट जाना है। ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट की बात करूं तो और लेट हो जाएगा। माना कि ज्योग्राफी का पहले ही आ जाए या किसी सब्जेक्ट का पहले ही आ जाए, पहले से पहले सब्जेक्ट के इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो उनका अगस्त एंड तक डॉक्यूमेंट्स आपका जाएगा। डॉक्यूमेंट के बाद कितनी आरपीएससी फास्ट चलेगी, तो 15 से 20 दिन तो वो लगा ही देगी डॉक्यूमेंट को सेट करने में। और डॉक्यूमेंट जमा हो जाने के 15 से 20 दिन से पहले डेट आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि मिड सितंबर तक इंटरव्यू की डेट घोषित नहीं हो सकती, नहीं होगी मिड सितंबर तक। और यदि मिड सितंबर तक घोषित हो जाती है तो कम से कम इंटरव्यू में 1 महीना तो दिया ही जाएगा, तो मिडल अक्टूबर जाएगा। मेरा ये मोटा मोटा अनुमान है कि मध्य अक्टूबर से पहले आपका कोई इंटरव्यू होने वाला नहीं है इन बड़े सब्जेक्टों का। और जो पूर्व में एग्जाम हुए उनका मैं कह नहीं सकता। और मिड अक्टूबर तक आपका नेट क्लियर हो जाएगा, 100% है। और ज्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता, शायद दिसंबर तक चला जाए ज्योग्राफी का आपका इंटरव्यू। ओके, तो ये आपका इंटरव्यू पे था। अब एक बच्चों का प्रश्न है कि सर पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक पहली बार इंटरव्यू देने वाले और एक अनुभवी, इसको लेकर के बच्चों में थोड़ा डर है, उसको भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखो, अनुभव का कोई तोल नहीं, मैं अनुभवी को सबसे ऊपर वरीयता देता हूं। मेरे कुछ मित्र ऐसे थे 2016 की भर्ती में, हालांकि मेरा तो इंटरव्यू कॉल भी उस समय नहीं हुआ था, 2016 की भर्ती में पेपर में अच्छा प्रदर्शन करके आए थे,
लेकिन इंटरव्यू में उन्हें मात दे दी गई, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर मिले और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस बार अनुभव के बल पर ही उन्होंने 18 से 19 अंक प्राप्त किए हैं। अनुभव बेशक काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनका इंटरव्यू नो डाउट बिगड़ेगा, ऐसा नहीं। यदि आपने खुद पर भय बिठा दिया, डर बिठा दिया, तो इंटरव्यू बदलेगा। नहीं तो खुद की तैयारी पे विश्वास रखो, डर को हटा दो। डर हावी हो गया तो होशियार से होशियार को मात मिल जाएगी, इसलिए डर हावी होने मत दें। और मैं प्रयास कर रहा हूं, जो मेरा ऑनलाइन बैच सेशन है ज्योग्राफी का, उसमें डर को निकालने का ही प्रयास किया जा रहा है। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से प्रश्न बनते हैं, उसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उनकी सारी संभावनाओं के साथ एक सेशन मैंने 1 घंटे का रखने की कोशिश की है। तो ऐसे इंटरव्यू तक सेशन चलते रहेंगे। और जहां तक मैं मानता हूं कि ज्योग्राफी के अंदर यदि कोई बच्चा 130 के आसपास है, तो उसको डर पास में नहीं लाना है, नहीं तो वो जिंदगी भर पछताएगा। बाकी ज्यादा बातें सेशन में करेंगे। अब थोड़ा इंटरव्यू रूम के वातावरण पर हम आ जाएं। जैसे ही आपका इंटरव्यू कॉल होता है, जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन एकदम क्लियर रखें विद्यार्थी। किसी भी तरीके का इट-बट नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि मेजरली नाम के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर, रिजल्ट डेट के अंदर सारा कुछ अप टू डेट होना चाहिए। और यदि कुछ भी डाउट्स है तो आप स्टाम्प साथ में रखें। आप यदि स्टाम्प दे देते हैं वहाँ पे 50 रुपए का, तो एक बार की आपका चलता है। लेकिन जो योग्यता की मिनिमम शर्तें हैं, योग्यता की डेट वगैरह की, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कई बार ऐसा आता है कि आपके फादर नेम में, मदर नेम में 10th और यूजी के अंदर, पीजी के अंदर वेरिएशन आ जाता है। जैसे मेरा था, फादर नेम में जो उपजाति थी वो 10th के अंदर थी, लेकिन पीजी के अंदर उसको हटा दिया गया। तो इस चीज को लेकर डरे नहीं। और यदि ऐसा किसी के भी डॉक्यूमेंट में है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप मेरे से अवश्य संपर्क करें। आपकी समस्या किस स्तर की है, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक छोटे से स्तर की समस्या को आप लेकर के इतना बैठ जाएं कि आप तैयारी नहीं कर पाए। तो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। एकदम डॉक्यूमेंट तैयार करके जाएं। इंटरव्यू बोर्ड आपका पर डे 2 सेशन होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू से 2 घंटे पहले आपको बुला लिया जाएगा लाइब्रेरी में, वहाँ सारा आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। आपकी एकेडमिक सीट बनेगी, उसके बाद वो सीट इंटरव्यू बोर्ड को जाती है। नॉर्मली एक सेशन के अंदर एक इंटरव्यू बोर्ड, जैसे 3-3, 4-4 इंटरव्यू बोर्ड साथ में चलते हैं, एक सेशन के अंदर एक इंटरव्यू बोर्ड है, वो 10 से 12 बच्चों को लेता है। तो 2-2 बच्चों को साथ में बुलाया जाता है। अब घबराहट तो यहाँ से शुरू हो जाती है। लाइब्रेरी में बैठे थे तब तक तो बड़ा आनंद था, और वहाँ से वो जैसे ही आपको बुलाने के लिए आएगा, पियोन या जो भी है, जैसे ही आपका नाम बोलेगा, रोल नंबर बोलेगा कि ये रोल नंबर आ जाएं, 2-2 बच्चों को साथ में ले जाएंगे। दरवाज़ा लगा हुआ है, उसके बाहर बिठा देंगे। एक का अंदर चल रहा है आगे वाले का, 2 पास में बैठे हैं। फिर एक को उठा करके वो अंदर बुला लेंगे और पीछे एक बैठे रहेंगे। वो समय बहुत क्रिटिकल होता है और उसको जिसने फ़ील किया है वही जानता है। लेकिन इस समय पर आपने यदि धैर्य पा लिया ना, तो आप नो डाउट विजय हासिल कर लोगे। वहाँ छोटी-छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो आपका साथी है, उसके साथ कोई लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या तैयार करके आए हो, आप पढ़ाने का कौन-सा चैप्टर तैयार करके आए हो, जो आपसे पहले जाने वाला है, अ, उससे आपने जैसे मेरे बैच के अंदर जो बच्चे बैठे थे, तो उनमें से एक बच्ची का काफ़ी एजिटेशन हो रहा था। वो सारे बच्चों से ये पूछ रही थी कि आप टीचिंग में क्या तैयार करके आए हैं? आप टीचिंग में क्या तैयार करके आए हैं? तो संजोग से मैंने कह दिया कि मैंने तैयार तो बहुत किया, लेकिन मैं साइक्लोन को पढ़ाऊँगा। और उसके मतलब ऐसा हुआ कि उनको कोई एक बहुत बड़ा शॉक लग गया।
कि आप तो भैया मेरे से पहले हैं, साइक्लोन तो मैं तैयार करके आई हूँ। इतना शौक लगा उसको कि साइक्लोन यदि इसने पढ़ा दिया तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप साइक्लोन पढ़ा के आओ, उसके बाद कोई दूसरा साइक्लोन पढ़ा के आए, बोर्ड मेंबर ये थोड़ा ही देखेगा कि ये तो पिछले वाला पढ़ा के गया है। तो मैंने उनको कहा, देखो थोड़ा हमें एक दूसरे को कोऑपरेट भी करना चाहिए। मैंने उनको कहा, सिस्टर यदि साइक्लोन आपका है तो मैं जेट स्ट्रीम पढ़ा सकता हूँ, मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा सकता हूँ, मैंने बहुत सारे मैटर तैयार किए हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने से पूर्व वाले जो भी इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनसे इस तरीके की बातें नहीं करें कि आप कहाँ से तैयार करके आए हैं, क्या तैयार करके आए। कुछ लोग इतने फेंकते हैं, कहना नहीं चाहिए, इतने फेंकते हैं कि वो आगे वाले को डिमोरलाइज कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से किसी से भी बातें नहीं करनी है। हाँ, जनरल वे में आप कहाँ से हैं और इस संबंध में जनरल बातें आप कर सकते हैं। फिर दूसरा जो कभी-कभार क्या होता है कि एक बच्चा इंटरव्यू दे करके बाहर आता है और 2 बार बैठे रहते हैं, उसमें से एक को बुला लिया जाता है अंदर और कभी-कभार उस जो अंदर से बाहर आया ना उसको रोक लेते हैं। हालाँकि वहाँ जो बैठा हुआ है, दरवाजे के पास जो कार्मिक बैठा हुआ, वो उनको वहाँ रुकने नहीं देता है, वहाँ से चलने का कह देता है, लेकिन कभी-कभार वो भी देखता है 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। उनसे डिस्कस मत करिए विद्यार्थियों। तुम्हें क्या पूछा गया? आपको टीचिंग में कौन-सा बताया गया? बोर्ड मेंबर में कौन-कौन है? प्रोफ़ेसर कहाँ के हैं? उनका बिहेव कैसा है? ये बातें आपको नहीं पूछनी। यदि इनमें से कोई भी एक बात आपकी नेगेटिव आ गई, तो फटाक से आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाएगी और आप अचानक दब जाओगे और फिर अंदर चले गए, काम तमाम हो जाएगा। आपने वो 12th फेल देखा होगा मूवी और उपन्यास पढ़ा होगा। तो जो मनोज शर्मा इंटरव्यू देने जाता है, तो उस दिन जो इंटरव्यू का बोर्ड था मनोज शर्मा का, क्योंकि उन्होंने यथार्थ कहानी लिखी है, उनका जो इंटरव्यू बोर्ड था, उस बोर्ड में जो बोर्ड प्रश्न था, उनके बारे में ये धारणा थी कि ये तो हिंदी मीडियम वालों को कुछ जानता ही नहीं है और आपको तो 100% काट देंगे। ऐसे लोगों की बातों से आपको बचना है। और आपको पता है बाद में मनोज शर्मा का सिलेक्शन भी हुआ था और कुछ नहीं पूछा गया था, 2-3 सिंपल-सिंपल बातें पूछी थी और केवल ईमानदारी पे उसका सिलेक्शन हो गया था। वो बात यथार्थ है। इसलिए आप बोर्ड से इंटरव्यू देकर के बाहर जो स्टूडेंट जा रहा है, उसको किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन उससे नहीं करना है। वो क्योंकि वो आपका कॉम्पिटिटर है, वो प्रतिस्पर्धी है। वो आपको कभी भी एक्चुअल बात नहीं बताएगा या पूरी बात वो बताने की कोशिश ही नहीं करेगा या वो आपको झटका दे सकता है। वो कहता है कि बेकार का बोर्ड है, इतना कह दिया तो आपकी तो गई। तो नॉर्मली आपको उनसे कम्युनिकेशन नहीं करना है, जा भाई तू, मैं जानूँ और मेरा काम जाने। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब जैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो हार्ट बीट तो काफ़ी तेज़ होती है। यदि उस समय किसी फिजिशियन को पास में खड़ा रख कर के और हार्ट बीट चेक की जाए, तो पता चलता है कि वास्तव में 1 मिनट, वास्तव में इंटरव्यू का डर क्या होता है। लेकिन ख़ैर जो उस समय अपना मनोबल को बना कर के रखता है ना, वो बंदा जीतता है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं, एक आलीशान रूम होता है, शानदार, 3 मेंबरान आपके सामने बैठे होते हैं। एक आपका चेयरपर्सन है और 2 प्रोफ़ेसर साइड में बैठे हैं। वो राउंड के अंदर भी बैठ सकते हैं या पैरेलल भी बैठ सकते हैं। जैसे ही आप अंदर जाएँ मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चेहरे पर कभी भी चिंता की सिकन नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन हो या नहीं हो, देखो विकास दिव्य कीर्ति का स्लोगन अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि मैं मेरा बेस्ट दूँगा, हुआ तो बढ़िया नहीं तो जाए भाड़ में, और देखेंगे। ये यदि मेंटालिटी आपके दिमाग में बैठ गई, तो सब कुछ अच्छा होगा। जैसे ही आप एंटर करते हैं, तो हल्की-सी स्माइल लेकर के जाएँ, हँसे नहीं हो, ऐसा नहीं हँस के जाएँ, दाँत नहीं निकालना है। मुस्कुराते हुए जाना है और बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम करना है। आप चाहे नमस्ते करते हैं
या आप इंग्लिश के अंदर कहते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ हिंदी के अंदर कहें या इंग्लिश के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग कहें। कभी-कभार क्या होता है कि टाइम तो चल रहा है आफ्टरनून का और वो पहले से ही तैयार करके आए हैं गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि डर अपने ऊपर हावी हो जाता है। वो कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, देखते हैं कि अभी आफ्टरनून चल रहा है या इवनिंग सेशन चल रहा है। इस बात का ध्यान रखें। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आप बड़े विनम्रता के साथ प्रणाम करें। प्रणाम सर या नमस्ते सर, तीनों ही जो आपके मेंबरान हैं, पहले आप बोर्ड मेंबर को करें और उसके बाद आपके जो इंटरव्यूअर है, प्रोफेसर हैं, उनको करें। और जैसे ही आपको परमिशन मिलती है, क्योंकि वहाँ हम घबराए हुए होते हैं, पता नहीं रहता है कि परमिशन मिली कि नहीं मिली बैठने की। बोर्ड मेंबर आपको परमिशन देता है कि बैठिए। तो आप आराम से, आपकी जो सीट लगी हुई होगी बोर्ड मेंबर के सामने, काफ़ी 4-5 फीट दूरी पे लगी होती है, तो आप आराम से बैठिए। तो थोड़ा-सा आपको ये ध्यान रखना है कि सीट ग्रहण करते हैं, तो कभी-कभार हम इतने हड़बड़ाए होते हैं कि पैर, हाथ हमारा सही काम नहीं कर रहा है और चेयर को खींचते वक़्त बड़ी आवाज़ कर देते हैं या टेबल को खींचते वक़्त आवाज़ कर देते हैं। ये थोड़ी आपकी हड़बड़ाहट पुष्ट हो जाती है, हड़बड़ाहट नहीं रखनी है। हल्के से चेयर को उठा कर के पीछे खींचा, क्योंकि वहाँ छोटा-सा टेबल लगा होता है, तो सीधे तो आप बैठ नहीं सकते। चेयर को हल्का-सा वापस किया और बैठ कर के और टेबल को वापस एडजस्ट कर लेते हैं। फिर थोड़ा हमारा जो शारीरिक पोज़ीशन है, हाथ की, पैर की, शरीर का बैलेंस, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। बैठने के बाद कभी-कभार आप यूट्यूब पे बहुत सारी बातें देखते हैं, सीधे बैठिए। कभी भी आर्टिफ़िशियल नहीं बनना है, कृत्रिम मत बनिए। जो आप जैसे हैं, वैसे बढ़िया है। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें सुधार कीजिए। एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सॉरी, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका बॉडी मूवमेंट क्या है? आप बार-बार मूव कर रहे हैं, क्योंकि जिसके हेजिटेशन होता है ना, तो वो बार-बार या तो अपने कंधों को मूवमेंट करवाता है या अपने पैरों को मूवमेंट करवाता है बैठे-बैठे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हाथ की पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कभी-कभार अपन यूँ मुट्ठी बंद करके और मुट्ठी को घुटनों के बल रख देते हैं और बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, आपके आगे टेबल लगा हुआ है, तो नॉर्मली आप या तो खुले हाथ टेबल पे रख दें, मुट्ठी बंद नहीं करनी है। जैसे ही आपने मुट्ठी बंद कर ली, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है और हाथ में पसीना आ गया, इसका मतलब आपने कॉन्फिडेंस खो रखा है। और कभी-कभार अपन यूँ टाइट होकर के बैठ जाते हैं, तो अपनी बाहों में हाथ डाल करके ऐसे भी नहीं बैठना है, टेबल के ऊपर बिल्कुल विनम्रता से हाथ रख करके और बैठ जाना है आराम से। तो थोड़ा बॉडी का ध्यान रखें। वैसे मैं सेशन के अंदर हर सेशन में बॉडी के बारे में आपको बताऊँगा और बोर्ड मेंबर आपको कंफर्टेबल करेगा। ऐसा नहीं है कि बैठते-बैठते ही आप पर प्रश्न दागना शुरू कर देगा, नहीं। वो एज़ ए फ़ैमिलियर टाइप आपसे बात होती है वहाँ। कैसे हो? बैठिए, हैप्पी फीलिंग कर रही हैं आप, पानी पीजिए। वो सारी बातें आपसे करेंगे बोर्ड मेंबर। और जैसे ही आप रिलैक्स हो जाएँगे, तो फिर वो आपसे कहेंगे कि क्या आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं? इंटरव्यू शुरू करें? तो सारी चीज़ एकदम संतुलित हो जाने के बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है। वो पानी पीने के लिए भी आपसे कहेंगे। खैर प्यास है तो आप पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं तो आप कह सकते हैं कि सर मैं अभी पी करके आया हूँ, ये कह दीजिए तो भी चलेगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका इंटरव्यू रूम का एडजस्टमेंट। इस बीच थोड़ा पर्सनैलिटी के संबंध में एक सबसे मेजर बात रहती है, ड्रेस कोड। इंटरव्यू को लेकर के एक बाज़ार में बहुत बड़ा हुआ है कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए। आप बोर्ड को कपड़ों से प्रभावित नहीं कर सकते, नो डाउट। प्रभावित आपकी पर्सनैलिटी प्रभावित करेगी, लेकिन पर्सनैलिटी का एक पहलू है कपड़े। कपड़ों के संबंध में 2-3 चीज़ें आपको कहूँगा कि किसी की देखा-देखी नहीं करनी है। जो कपड़े आपके शरीर के लिए सूटेबल हैं, क्योंकि कपड़ों का शरीर के संदर्भ में 2-3 बातों से अ, उसकी सुंदरता आती है। सबसे पहले कपड़े आपकी हाइट के अनुसार होने चाहिए, यानी हाइट के अनुसार सेट होते हैं। नंबर 2, आपके शरीर के मोटापे के अनुसार अलग-अलग कलर के कपड़े सेट होते हैं। और नंबर 3, आपकी जो स्किन का कलर है,
उसके अकॉर्डिंग कपड़े सेट होते हैं। तो मेजर स्किन कलर ध्यान रखा जाता है, हाइट। तो आप अपने मित्र से, जो आपके गुरुजन है, उनसे एक दो ऑफिशियल ड्रेस आप सब जानते हैं, लाइनिंग हो सकती है, हल्के चेक्स की भी हो सकती है और प्लेन भी हो सकती है। बड़े चेक्स नहीं होने चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चेक्स वाले पहनने ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। महीन चेक्स यदि आपके शरीर पर शूट कर रही है और वो अ, अलग टाइप से कोई आपको फैश नहीं करवा रही है, शो नहीं करवा रही है, तो वो चलता है। आपका शरीर अच्छा लगना चाहिए। आप उस ड्रेस के अंदर खड़े स्मार्ट लगने चाहिए, ये बात है। आप हल्की लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपकी हाइट है विद्यार्थियों, तो आप कभी भी हाफ शर्ट का मत पहने। मैक्सिमम लंबी शर्ट का ही लंबी बाह का ही शर्ट है वो पहन के आपको जाना चाहिए। फिटिंग आपकी शानदार होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लू नेवी सबसे शानदार रहती है ड्रेस शर्ट के संदर्भ में। जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी की देखा-देखी मत करें। यदि आप श्वेत वर्ण के हैं और आपकी हाइट और पर्सनैलिटी अच्छी है, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जाइए, यदि आपको ब्लैक एंड व्हाइट सूट करता है तो। नहीं तो आप किसी भी प्लेन कलर के साथ या लाइनिंग कलर के साथ, जो आपको सूट करे उसके साथ चले जाइए। और महिला के लिए मैं कहूँगा कि यदि आपको साड़ी में आप अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करती है, तो आप बेशक साड़ी पहन के जाइए। और देखो, कई बार क्या होता है कि महिलाओं ने या जो गर्ल्स होती है, उन्होंने पहले साड़ी पहनी नहीं है, तो थोड़ी उसमें वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है साड़ी पहन के जाना। आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, उन कपड़ों में आप जा सकते हैं, जो ऑफ़िशियल होने चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कई बार हालाँकि सारे अनुभवी आप प्रोफ़ेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कभी भी नए कपड़े पहन के नहीं जाने आपको। यानी फर्स्ट ऑफ टाइम, पहली बार ही आप ड्रेस पहन करके मत जाइए। कम से कम उस ड्रेस को 2-3 बार पहले पहनें, उसके बाद उनको प्रेस करके और पहन के जाना है। चाहे शर्ट के संदर्भ में हो जाए या शूज़ के संदर्भ में भी यही कहूँगा मैं। जो आप शूज़ इस्तेमाल करते हैं, उनको भी आप पहली बार पहन करके मत जाएँ, क्योंकि वो अनकम्फ़र्टेबल होंगे, तो वहाँ फिर आपका ध्यान बार-बार डाइवर्ट होगा। तो कपड़े के संदर्भ में और शूज़ के संदर्भ में मेरा यही आपसे सुझाव है कि कंफर्टेबल होने चाहिए। और टाई का एक चलन है, यदि आपने पहले टाई बाँधी है और आपको अच्छी तरीके से बाँधना आता है और उसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो टाई पहन के जाइए, वरना मत जाइए। वरना आप सिंपल में जा सकते हैं। और दूसरा, कई बार बोर्ड को इफ़ेक्टिव करने के लिए, हालाँकि मार्केट में कुछ लोग कह देते हैं, यार सिंपल बन के जाना चाहिए। इतना भी सिंपल मत बनिए कि आप बोर्ड को लगे कि ये प्रोफ़ेसर के लायक नहीं है। और इतना भी ओवर स्मार्ट मत बनिए, जिसमें आप अनकंफर्टेबल फ़ील करें। अब आप बात समझ गए होंगे नॉर्मली। अब इंटरव्यू शुरू होगा, तो इंटरव्यू के संदर्भ में अब मैं बात कर लेता हूँ। 3 लोग होंगे। सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन बोर्ड मेंबर के साथ होगा। बोर्ड मेंबर चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, जनरल प्रश्न पूछेगा। जनरल प्रश्न का मतलब हुआ, ऐसा नहीं है कि वो आप ज्योग्राफी के हो और आपको साइंस के संदर्भ में पूछना शुरू कर दें। नहीं, जनरल प्रश्न में ये होता है, मैं ज्योग्राफी वालों को प्रत्येक सेशन के अंदर बताऊंगा, बेसिक आपके सब्जेक्ट की जो बेसिक जानकारी होती है ना, जैसे आप ज्योग्राफी से हैं, तो आपसे ये पूछ लिया कि भूगोल क्या है, आपकी भूगोल में रुचि कैसे पैदा हुई, आप किस भूगोलवेत्ता को पसंद करते हैं। यह एक बेसिक कंसेप्ट बनता है ब्रह्मांड के बारे में, ग्रह के बारे में। हिस्ट्री से जो बच्चा आता है, उसको राजस्थान के किसी राजवंश के बारे में सिंपली पूछ ले, और जिले के बारे में मैक्सिमम संभावना रहती है जिले के बारे में पूछने की, आपके जॉब के बारे में पूछने की, हायर एजुकेशन के बारे में पूछने की। ये ये होते हैं जनरल प्रश्न। तो ये प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होते हैं, और कुछ जैसे जिला वाले हैं और ये जनरल रहते हैं। तो बोर्ड मेंबर का आइडियाज बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वो 5 से 6 प्रश्न ही आपसे पूछेगा। वो आपका कोई नॉलेज चेक नहीं करता, वो आपके आंसर देने की टेक्निक्स वगैरह को देख लेता है।
और एक बच्चों का कंफ्यूजन भी था कि सर एक हॉबीज को लेकर के, हालांकि मेरे पास 8-10 मैसेजेस भी आए थे हॉबीज वाले चैप्टर को लेकर के। तो देखो, यदि आपकी हॉबी है तो बताना है कि मेरी ये हॉबी है, नहीं तो आर्टिफिशियल हॉबी तो आप बना नहीं सकते। जिनकी हॉबी नहीं है तो जनरली आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसा कोई स्पेशल मेरी हॉबी नहीं है। और यदि कोई है, हल्का भी आपको माइनरली लगता है, जैसे किसी को बुक पढ़ना ही पसंद है, तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी हॉबी है। और यदि आपको हल्का सा लगता है तो अभी से आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। महिलाओं के संदर्भ में तो किसी की हॉबी कुकिंग भी है, खाना बनाना है, लेकिन आपने यदि कह दिया कि ये मेरी पर्सनल हॉबी है तो फिर उस पर पकड़ होनी चाहिए आपको, फिर वहां से प्रश्न उठेंगे बोर्ड मेंबर के। तो हॉबी पर हो गया, जिले पर हो गया, राजस्थान की व्यवस्था के बारे में हो गया, या आप जिस सब्जेक्ट के हो उस सब्जेक्ट में राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे आ जाते हैं। आपके बोर्ड में 2 विषय विशेषज्ञ होते हैं जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज से आए हैं और बहुत ही अच्छा उनको अनुभव है, वर्षों का अनुभव है उनके पास, और अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत जानकार हैं। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि उनको ज़्यादा नहीं आता है। देखो, एक याद होना अलग है और सब्जेक्ट का जानकार होना अलग है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो छोटी-छोटी चीज़ें आपको जितनी याद है ना, उतनी मेरे को भी याद नहीं है और उतनी उन प्रोफेसरों को भी याद नहीं है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि आप अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा सब्जेक्ट को बड़ी मात्रा में पढ़ के आए हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ है, उसके मामले में वो बहुत आगे हैं, ये मान के चलना, बहुत आगे हैं वो। और उनका एक सिस्टम होता है कि वो इंटरव्यू को स्टूडेंट के साथ रन करवाते हैं। स्टूडेंट खुद इंटरव्यू की दिशा में जाएं। किस दिशा में इंटरव्यू ले जाना चाहता है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वो बेसिक प्रश्न से शुरू करेंगे, आप आंसर दोगे, उसी आंसर में आप प्रश्न छोड़ोगे, वहीं से वो प्रश्न बनाएगा। इंटरव्यू का ये सिस्टम होता है, सब्जेक्ट इंटरव्यू का। तो एक तो ये बात आप 100% देख ले, अभी मैं ज्योग्राफी पे डिस्कस करूंगा इसमें। 100% देख ले, प्रश्न हमेशा सरल बनेंगे। कभी भी विद्यार्थियों जटिल प्रश्नों पर अभ्यास मत कीजिए। बिल्कुल सिंपल, मैं ज्योग्राफी के लिए आपको बताऊं, ज्योग्राफी के जितने बेसिक कंसेप्ट हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी में कम से कम 100-150 बेसिक कंसेप्ट बनते हैं। 100 बेसिक कंसेप्ट मान लें, इससे ज्यादा नहीं होंगे। उनकी डेफिनेशन, मीनिंग, और उनको 2 या 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप सिंपली हमें बता दीजिए हम क्या पढ़ें। क्या बताऊं मैं यार, सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। बट मैं हमेशा हर बच्चे से ये कहता हूं कि ज्योग्राफी का इंटरव्यू बेसिक कंसेप्ट से शुरू होगा। अब आप, कई बच्चे ये कहते हैं सर बेसिक कंसेप्ट है क्या। आपका जो सिलेबस दिया होता है ना, उसमें सीधा टॉपिक दिया होता है। फॉर द एग्जांपल, इनर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक बेसिक कंसेप्ट है, वायुमंडल एक बेसिक कंसेप्ट है, ज्वालामुखी एक बेसिक कंसेप्ट है, भूकंप हो गया, प्लेट विवर्तनिक हो गया, वेगनर की थियरी हो गई, पूरा चुंबकत्व हो गया, ये बेसिक कंसेप्ट है। इन कंसेप्टों की आपको 2-2, 3-3 लाइन के अंदर, ऐसा नहीं कि वेगनर की थ्योरी पूरी पूरी रटें, उसको समझना पड़ता है, रटना नहीं है। आपसे सीधा ये पूछ ले कि जेट स्ट्रीम के बारे में क्या जानते हैं। अब आपको कोई लंबी कहानी थोड़ी बनानी है जेट स्ट्रीम की, आपके पास 2 से 3 लाइन ऐसी होनी चाहिए जो जेट स्ट्रीम को एक्सप्लेन कर सके। और वो लाइन, देखो मेरी बताई हुई लाइन काम में नहीं आएगी, सविंदर सिंह की लिखी हुई लाइन भी काम नहीं आएगी। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को कहता हूं कि किताब पढ़ करके और खुद का आइडियाज तय कर लीजिए कि जेट स्ट्रीम मीन्स मेरा आइडिया ये है और मैं इसी को वहां पर पेश करने वाला हूं। तो मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि एक्सपर्ट जनरल से शुरुआत करेगा। आपको ज्योग्राफी के जनरल चैप्टर सारे अभी तैयार कर लेने हैं। और नॉर्मली वैसे मैं जो इंटरव्यू बैच चला रहा हूं उसके अंदर जो कर रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। जरूरी नहीं है आप वो बैच ज्वाइन करें, आप खुद कर सकते हैं।
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिंपली आपसे उसने प्रश्न पूछ लिया कि भूकंप क्या है, भूकंप के बारे में क्या जानते हो। अब आप कहोगे ये तो सिंपल सा प्रश्न है, भूकंप की डेफिनेशन दीजिए। और जैसे ही आपने भूकंप की डेफिनेशन दी तो यहां से सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि क्यों आते हैं भूकंप, या पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। ये इस तरीके से पहले से माइंड सेट कर लेना है कि एक चैप्टर में, अब जैसे ज्योग्राफी का भूकंप एक चैप्टर, तो भूकंप में इंटरव्यू की दृष्टि से कितने प्रश्न बन सकते हैं, 7-8 प्रश्न बनेंगे। भूकंप क्यों आते हैं, तो यहां कारणों को रटने की जरूरत नहीं, आपको ऐसा करना है जैसे 10 कारण दिए होते हैं भूकंप के, 10 के 10 नहीं बताने हैं। आप पहले से तैयारी करके जाइए कि मुझे ये पूछ लिया कि भूकंप क्यों आता है, तो मैं ये 4 मेजर कारण बताऊंगा और उन कारणों की आपको डीप स्टडी कर लेनी है, उसको आपको बढ़िया ढंग से तैयार कर लेना है। कि जैसे मैंने कहा कि विवर्तनी की प्रक्रिया के चलते आते हैं, तो फिर विवर्तनी की प्रक्रिया क्या है उसका पूरा पूरा आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। या फिर जैसे आपने कह दिया कि सर एच.एफ. रीड के अनुसार तनाव की स्थिति में भूकंप, चट्टानों में तनाव की स्थिति में भूकंप आते हैं, जिसको प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत कहते हैं। तो फिर वहां से सीधा प्रश्न बनेगा कि ये क्या है, इसको समझाइए। तो ये स्मार्ट स्टडी होती है, किताब पढ़ना या मायने नहीं रखता है, एकदम पीपीटी बनाइए, इस तरीके से डायग्राम बना करके आप पढ़िए। तो जैसे ही आप भूकंप के कारणों पे आए, फिर वो पूछ सकता है कि इनको मापने के, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि भूकंप को कैसे मापा जा सकता है। आप सब जानते हैं भूकंप के अंदर तरंगों का प्रश्न बनेगा, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है। फिर आपसे बेसिक पूछेगा कि चलो पी तरंग को बता दो, तो आपको बताना क्या है, पी तरंग के बारे में 1 या 2 लाइन ही बतानी है कि गति क्या है और उसकी विशेषता क्या है। इस तरीके से आपको ज्योग्राफी के जो बेसिक चैप्टर है उसको तैयार कर लेना है, और यही मैं ऑनलाइन बैच के अंदर यही करवा रहा हूं। वहां ऑनलाइन मॉक भी मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं, और वॉइस के जरिए आपका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट को यही कहूंगा कि स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, 6 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, स्मार्ट पढ़िए। और प्रत्येक टॉपिक पर आपका आइडियाज क्लियर होना चाहिए, कोई इट बट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सिंपल सिंपल से जो भी टॉपिक है, जो दौड़ के अंदर है, चाहते हैं कि मुझे 15 से 18 नंबर मिले, उसको हार्ड तोड़ मेहनत करनी, स्मार्ट मेहनत करनी है। और रिटर्न में अपने खुद के आइडियाज को लिख करके और एकदम पैनल पीडीएफ बना करके, सॉरी पीपीटी बना करके, और उसको तैयार कर लेना है, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट जितने भी है उनको आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने का मतलब उनकी परिभाषा आपके शब्दों में किस तरीके से आप दोगे। उसके बाद में एक थोड़ा आंसर देने के तरीके पे आ जाए, चाहे वो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है या किसी अदर सब्जेक्ट के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आंसर देने का आपका तरीका क्या है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा जल्दबाजी मत करना। यदि आपको प्रश्न, कई बार बच्चे कहते हैं सर मेरा तो प्रश्न तो एक भी स्किप नहीं हुआ था, मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, फटाफट आंसर दिए थे, उसके बावजूद मुझे नंबर है वो कम मिले, 10 मिले, 12 मिले। क्योंकि हमने तो फील किया है और हम इसके भुगतभोगी है। प्रश्न का आंसर देने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य दिखाना बहुत जरूरी है। प्रश्न आपको आ रहा है तो भी आप कम से कम 1 या 2 सेकंड के लिए सोचें और फिर धीरे धीरे उसका आंसर दें। कई बार आपको अच्छा आंसर आता है, आप स्पीडली देते हैं तो बोर्ड मेंबर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वो कहता है कि जब वो ये सोचता है कि 5 फीट के दायरे में बैठा हुआ या 6 फीट दूर बैठा हुआ इतनी तेज गति से स्पीडली बोलता है, तो ये बच्चों को कैसे समझ में आएगा। तो कम से कम आप इतनी स्पीड्स के अंदर ही बोले, इतनी स्लोली बोले कि उनको आराम से सुनाई दे और आपका समझाया हुआ उनको समझ में आना चाहिए, ये बड़ी बात है। तो एक तो आप धीरे धीरे बोलें, और इतना भी धीरे नहीं बोलें कि आपकी साउंड है वो मेंबर तक आराम से नहीं जाए। तो थोड़ा स्पष्ट, ये पहले अभ्यास करना पड़ता है। इन सारी चीजों का पहले अभ्यास करें जो मैं आज के सेशन में बता रहा हूं। और
एक जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है, तो कई बार अपनी मेंटालिटी होती है कि जैसे कोई ऐसा चैप्टर पूछ लिया आपसे, अचानक आपसे पूछ लिया कि बाउंडिंग नियम क्या है या बाउंचिंग नियम क्या है? आपने कहा यार पढ़ा, नहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा ही नहीं, आपके दिमाग में है ही नहीं। तो जैसे ही प्रश्न आया, आप कहते हैं सॉरी सर। इसका मतलब बोर्ड मेंबर आपका क्या जानेगा कि ये आदमी सामना करने से ही डरता है। प्रश्न आया और उन्होंने सॉरी बोल दिया। यदि बिल्कुल आपको प्रश्न नहीं आता है, तो भी कम से कम 2 से 4 सेकंड के लिए सोचें और सोचने के बाद आपको बोर्ड मेंबर को ये कहना है कि सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। ये नहीं कहना कि मुझे याद नहीं है या मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। ये शब्द मत कहिए, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो आप सॉरी बोलते हैं तो भी थोड़ा रुक करके बोलिए। और एक कुछ बच्चे ज्यादा अ, उत्तेजित हो जाते हैं और अपने जो शारीरिक अंग है उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और बार बार हाथ से बहुत ज्यादा एक्शन करते हैं, हद से भी ज्यादा एक्शन करने शुरू हो जाते हैं। जेट स्ट्रीम ध्रुवीय परिसंचरण है, ध्रुव के ऊपर ऊपर से नीचे बैठती है, या फिर जैसे कि पूर्वी जेट स्ट्रीम है, तिब्बत के पठार से ऊपर उठ करके बंगाल की खाड़ी से होती हुई हिंद महासागर के ऊपर नीचे उतरती है। ये करने की जरूरत है, इतना नहीं करना है। हाथ के एक्शन से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाथ को तो सिंपली जैसे समझाने के लिए यहां और यहां तक, इतनी दूरी तक ही करना है। तो ज्यादा एक्शन है वो नेगेटिव जाता है, तो हाथ से ज्यादा आप एक्शन नहीं करें। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में आई कांटेक्ट। आपका जो पर्सनैलिटी है ना और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो आई कांटेक्ट से पता लगाया जाता है। यदि आप आंसर देते वक्त आई कांटेक्ट तोड़ते हैं, नीचे देख करके आंसर देते हैं या ऊपर देख करके आंसर देते हैं या कभी कभार आंख बंद कर लेते हैं, कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है सोचने के लिए आंख बंद करके सोचते हैं, ये आदत निकाल दीजिए। बोर्ड मेंबर के साथ आई कांटेक्ट हर समय बना रहना बहुत जरूरी है। और जहां तक हो सके ये प्रयास कीजिए कि जिस मेंबर ने आपसे प्रश्न पूछा है उसके साथ तो आई कांटेक्ट बना रहना ही चाहिए। साथ ही साथ उस प्रश्न का आंसर देते वक्त तीनों के साथ आई कांटेक्ट बने रहे तो और भी बढ़िया है, ताकि तीनों का ध्यान आपकी तरफ रहेगा। तो आई कांटेक्ट बहुत ही मेजर बात है। नीचे मत देखना विद्यार्थियों, कभी भी सोच यदि विचार करते हैं ना तो भी आपको नीचे नहीं देखना है। नॉर्मली आप बोर्ड मेंबर की आंख में नहीं झांकते हैं, तो उनके सामने तो झांकिए, लेकिन आपका ध्यान है वो ये जो नाक के बीच की भौएं है ना इसके ऊपर ले आइए, ताकि आपको ये नहीं रहेगा कि मैं बोर्ड मेंबर के सामने देख रहा हूं। आपका फेस तो बोर्ड मेंबर के सामने होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान है वो ये जो नाक के बीच की लाइन है इस पर आ जाना चाहिए, ताकि ध्यान कांस्टेंट हो जाए। ठीक है। और एक कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड मेंबर ने आपसे प्रश्न पूछा और आपने सॉरी बोल दिया, प्रश्न स्किप हो गया, फिर आपको ए शॉर्ट टाइम बाद वो प्रश्न वापस रिकॉल हो गया। अब आप कभी कभार बच्चे ये कहते हैं कि यार नहीं, अब उनको छेड़ना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं यदि दोबारा याद आया है तो जैसे ही आपका बोर्ड मेंबर के साथ कम्युनिकेशन रुकता है, जैसे कोई प्रश्न आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर अगला बोर्ड मेंबर ने यदि क्वेश्चन नहीं पूछा है, उसके बीच में आप बोर्ड मेंबर से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सॉरी सर, आपने जो अ, प्रश्न पूछा था उसका आंसर अभी मैं रिकॉल कर पाया हूं, क्या मैं आपको आंसर दे सकता हूं? तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं यदि बीच में आपको याद आता है तो। और आर्टिफिशियल मत करे हो। कभी कभार क्या होता है कि जानबूझ करके, यदि भाई करते तो नहीं है बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं कि जानबूझकर छोड़ दें किसी प्रश्न को और बाद में उसको कहें कि रिकॉल हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली यदि हुआ है तो ही करना है। फिर रहता है बोर्ड पर टीचिंग का वर्क। टीचिंग के वर्क के संबंध में मैं आपको ये कहूंगा कि आप मैटर कम से कम 20 से 25 मैटर आप तैयार करके रखें। ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी में मूल रूप से क्लाइमेट हो और ओसोनो इस पर ज्यादा रहता है, क्योंकि इनके अच्छे प्रश्न बनते हैं। बाकी जियोमॉर्फो के भी टीचिंग मैटर बन सकते हैं। कहीं से भी देखो 20 से 25 तो आपको तैयार करके जाने हैं, और जो आप तैयार करके जाते हैं
उन पर तो आपको गहरी पकड़ रखनी ही है। बोर्ड मेंबर के सामने दो विकल्प रहते हैं। कभी कभार बोर्ड मेंबर ये कहता है कि आप कोई चैप्टर तैयार करके आए हैं, तो आप बेशक कीजिए कि हाँ सर, मैं कुछ चैप्टर तैयार करके आया हूँ। तो वो आपसे पूछेंगे चलो क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो उनको दीजिए। वो यदि यस कह देते हैं तो उनको शुरू करना है, वो कह देते नो और कोई बताइए, तो फिर आपको अल्टरनेट रखना चाहिए। या कभी कभार मेंबर खुद कह देता है कि ये पढ़ा करके बताइए, तो खुद मैटर तैयार करके आए हैं तो कोई इश्यू नहीं है। मैटर तैयार करने का भी बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करना है प्रत्येक मैटर को, और उसको घर पे बार बार रिहर्सल करना है, तब जाकर के उस पर एक कमांड बनेगी। ये इसको भी मैं उसमें डाल रहा हूँ, जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी मुझे लग रहा है कि ये मैटर है वो टीचिंग के लायक है, तो उसको मैं वहाँ ऐड कर रहा हूँ। तो बोर्ड मेंबर यदि खुद चैप्टर देता है, ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आपको कोई हार्ड चैप्टर मिल गया और वो आपको बिल्कुल है ही नहीं, आपके ध्यान में ही नहीं है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के साथ या फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट के साथ तो हो सकता है, ज्योग्राफी वाले के साथ तो नहीं होगा। क्या देगा पढ़ाने के लिए ज्योग्राफी में? आर्ट्स से आर्ट्स, हाँ प्रैक्टिकल का कोई चैप्टर हो सकता है। तो चलो, ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर दें। नॉर्मली सिंपल चैप्टर आपको मिलेंगे, कभी हार्ड चैप्टर नहीं मिलेंगे। आप कम से कम 5 सेकंड तक उस पर विचार कर लीजिए, पहले से एक फ्रेम बना दीजिए खुद के दिमाग में, और उसके बाद आपको टीचिंग शुरू करना है। और एक आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई आधे घंटे का चैप्टर तैयार करना है। आप जो 20, 25, 30 चैप्टर तैयार करके जा रहे हैं ना, आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट नहीं बिता पाओगे बोर्ड पे। आपको बोर्ड मेंबर बिठा देगा, वो आपका चेक कर रहा है कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, खड़े होकर के बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, लिखने के साथ साथ बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। ये चीज वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो 2 से 5 मिनट आप मुश्किल से टिकेंगे, तो कॉन्फिडेंस रखिए। यदि आपके सामने कोई हार्ड चैप्टर दिया है ना, कभी कभार बोर्ड मेंबर हार्ड चैप्टर इसलिए दे देता है कि चलो ये है तो हार्ड, लेकिन ये बंदा इसको एक्सेप्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो संजोग से यदि आपको हल्का सा याद है और आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी हेडिंग डाली और शुरू ही किया, बोर्ड मेंबर कहेंगे बैठ जाओ, वो एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब इस दौरान, यानी जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, इस दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी है? तो मेजर 2-3 बातें हैं। एक तो लेखन का अभ्यास आपको घर पे करना है। लेखन में नॉर्मली क्या होता है, हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है, वहां आपको व्हाइट बोर्ड मिलेगा, व्हाइट बोर्ड और मार्कर मिलेगा। तो लेखन में कोई आपको क्लास वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। कई वो ट्यूटर होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप क्लास लिखिए, डेट लिखिए, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डेट मेंशन कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आपको ज्योग्राफी लिखना है, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, जहां तक मैं समझता हूं बीच में लिख दीजिए ज्योग्राफी, और आप राइट एंगल में डेट डाल सकते हैं। बाकी कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप जो टॉपिक आपको मिला है उसको प्रकरण के रूप में लिखना है। प्रकरण, आपका प्रकरण क्या है वो आपको लिखना है। जैसे आपको प्रकरण मिल गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या जैसे वायुमंडल मिल गया, तो जैसे प्रकरण है वायुमंडल। अब आपने पहले से स्लाइड तैयार की है, आपको पता है कि मुझे वायुमंडल कैसे पढ़ाना है, नहीं तो आप 2 सेकंड विचार कर लीजिए। पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ाना होता है ना, उसकी स्लाइड दिमाग में होनी चाहिए, और वो स्लाइड यहां बननी है। आपको बोलते भी रहना है। यहां एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि मूल रूप से शब्दों पर हम ध्यान नहीं दे पाते वहां, और एक डर की वजह से कुछ शब्द अनायास ऐसे निकल पड़ते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, या फिर हमारी जो हैबिट सी बन पड़ी है। नॉर्मली अपन एक शब्द यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने किया ये अपन, वैसे ये शब्द हिंदी की डिक्शनरी से सही नहीं है। तो आप अभ्यास कीजिए, मैं भी खूब अभ्यास करता हूं इसके लिए। तो अपन की जगह आप हम बोलने का अभ्यास कीजिए, अपन मत बोलें। जैसे आपको वायुमंडल मिला, आप खड़े हुए,
आज हम वायुमंडल के संबंध में अध्ययन करेंगे, या आज हम जलवायु विज्ञान के आधारभूत टॉपिक वायुमंडल को पढ़ेंगे, ये कह सकते हैं आप। और साथ में वायुमंडल हेडिंग डालनी है। सामान्यतः हम वायुमंडल को इन पार्टों में विभाजित करके, जो पार्ट आपके बताने हैं तो वो उसको लिखते हुए ही बोलना है। सामान्यतः हम वायुमंडल को निम्न तरीके से पढ़ेंगे, जैसे वायुमंडल का अर्थ और परिभाषा। तो यहाँ लिखना, ये डायग्राम, ये स्लाइड पहले बननी चाहिए, अर्थ और परिभाषा। फिर हम वायुमंडल के संगठन के बारे में देखेंगे, फिर हम वायुमंडल की संरचना के बारे में देखेंगे, और फिर हम वायुमंडल के महत्व के बारे में देखेंगे। कोई जरूरी नहीं है सारी चीजें आए, हम इस तरीके से वायुमंडल को पढ़ेंगे। और फिर अर्थ और परिभाषा। अब आपको सारी चीजें बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः वायुमंडल क्या है तो एक बार आप बोल दीजिए, परिभाषा या सारी लिखने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः वायुमंडल की परिभाषा आपको बोल देनी है। उसके बाद एटमॉस्फेयर की यदि कोई किसी भी चैप्टर से रिलेटेड उसकी मीनिंग्स का कोई गहरा अर्थ निकलता है तो उसको वहां यहाँ लिखना है। उसके बाद जैसे आए संगठन पे, तो संगठन में कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर है उसका डायग्राम बनाना है। इतने तक आपको बिठा देंगे। ये स्लाइड पहले से आपके दिमाग में तैयार होनी चाहिए। तो बढ़िया तरीके से आप स्लाइड तैयार करके जाएं। एक आप लाइनिंग का अच्छी तरीके से ध्यान रखें। ये अभ्यास से आपका मामला क्लियर हो जाएगा। तो आपकी लाइनिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ज्योग्राफी में डायग्राम बेस्ड आपकी स्टडी होनी चाहिए। यदि आप पहले से तैयार करके गए उसमें तो आपको 100% देना ही है। और यदि कोई नया आ जाता है तो जिस तरीके से आपके दिमाग में आता है उसकी फ्रेमिंग करनी है। एक ध्यान रखना, कभी भी आपको या गूंगे होकर के और वर्क नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जुबान बंद हो गई और लिखते जा रहे हैं। तो बेसिकली प्रकरण डाला और उसके बाद में बोर्ड पर लिखते हैं ना, तो फिर फास्ट मत बोलना, क्योंकि लिखने का और बोलने का ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये अभ्यास से आएगा, लिखने के साथ साथ बोलना। नहीं तो लिख क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, कनेक्टिविटी टूट गई तो पता नहीं क्या कि क्या बोल दोगे आप। तो शब्दों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये अभ्यास से आपका क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही आपका बोर्ड वर्क पूरा हो जाता है या आपको कहा जाता है कि भाई आप कंप्लीट कर दीजिए, बैठ जाइए, तो आप नीचे बैठने से पहले बोर्ड को साफ जरूर करें। ये आप नोट कर लेना, ये अभ्यास से आएगा। नहीं तो जैसे ही आप रवाना होंगे तो बोर्ड मेंबर आपको कहेगा कि साफ करिए, ये नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो आपको एकदम स्लाइड को साफ करके मार्कर रख करके और फिर आराम से बैठना है। जब आपका पूरा हो जाएगा, और यदि आप चैप्टर तैयार करके गए हैं और आप टीचिंग करवा रहे हैं तो फिर वहां से काउंटर क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि उस चैप्टर पर आपकी पकड़ बहुत गहरी होनी चाहिए। फिर जैसे ही आपका पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण होने के बाद वो आपको कहेंगे कि आप जा सकते हैं। तो आपको धन्यवाद जरूर देना है उनको। थैंक्स सर इतना बोल दीजिए, या धन्यवाद सर, और निकलते वक्त मुस्कुरा करके प्रणाम, ऐसे करके निकल जाइए। ये एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको आर्टिफिशियल कहेंगे, लेकिन इसका पहले रिहर्सल घर पे अभ्यास जरूरी, नहीं तो फिर आर्टिफिशियल दिख जाओगे। अब कुछ छोटी छोटी बातें, एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज का सेशन भी काफी लंबा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक तो झूठ से बचे, कभी भी आपको गलत तथ्य पेश नहीं करने हैं, गलत व्याख्या नहीं करनी है। भूल जाते हैं तो सॉरी स्वीकार कर लेना अच्छा है, लेकिन एक भी शब्द आपको गलत नहीं बोलना है। मैं मेरी बात बताऊं कि सिंपली मेरे से एक प्रश्न ये पूछा लिया गया था, उन्होंने इंग्लिश वर्ड दे दिया कि ट्विन्स प्लैनेट्स कौन से हैं। बोर्ड मेंबर ने अचानक पूछ लिया, प्लैनेट्स के बारे में चल रही थी, ट्विन्स प्लैनेट कौन से हैं। मैं विचार कर रहा था, ट्विन्स प्लैनेट, पता नहीं उस समय मैं इतना कहाँ चला गया। वो तो जुड़वा ग्रह के बारे में पूछ रहा था, जुड़वा ग्रह कौन सा है। वो यदि उसको मैं ठंडे नजरिए से सोचता तो दे देता, लेकिन इतना सिंपल प्रश्न होने के बावजूद थोड़ा विचार करने के बाद मैंने कहा सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इतने में ही बोर्ड में मैंने कहा कोई बात नहीं, वो आगे चले गए।
तो कभी कभार ऐसा होता है, तो हमें ऐसा नहीं कि ये प्रश्न इजी है इसलिए इनका उत्तर देना ही जरूरी है, वो कोई इश्यू नहीं है। अचानक कभी कभार दिमाग पे प्रेशर आ जाता है तो सिंपल सी सिंपल बातें हैं वो निकल जाती है। और एक बात मैं आपको कभी कभार बता रहा हूँ, कुछ बोर्ड मेंबर जैसे धीरे बोलते हैं या उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है, तो यदि आपको सुना ही नहीं दे रहा है तो आप आधा अधूरा सुन करके उत्तर देने की कोशिश मत कीजिए। आप पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे पूरा सुना ही नहीं दिया, क्या आप दोबारा बता सकते हैं? तो बिल्कुल वो आपको कोऑपरेट करेंगे और बताएँगे। और यदि हिंदी और इंग्लिश का कम्युनिकेशन आपका सही नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं इंग्लिश, तो नो डाउट आप पोलाइटली होकर के कहिए कि सॉरी सर, मुझे हिंदी में प्रश्न पूछे जाए तो मेरे लिए सहूलियत रहेगी। उनको ये नहीं कहना है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ये मत बोलना। क्योंकि ये थोड़ा-सा एक अलग इफ़ेक्ट डालता है आपको, क्योंकि उनको एक सिंबॉलिक भाषा में ही समझाना, वो समझ जाएँगे, आराम से समझ जाएँगे। उनको इतना ही कहना है कि सॉरी सर, आप मुझे ये प्रश्न हिंदी में पूछे तो मेरे लिए सहूलियत रहे। वो समझ जाएँगे और आराम से आपसे पूछेंगे। और यदि आपने अच्छा इंटरव्यू गया है और आप एकाध प्रश्न में कहीं से झूठ मिस्टेक कर दी और आपके प्रोफेसर ने पकड़ ली, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी है, ये मान के चलिए, और उसने एक आपकी झूठ पकड़ ली, तो वो आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। इसके अलावा एक आपको हमेशा यही कहूँगा कि आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, और तैयारी के दौरान मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आएँ। पॉज़िटिव ऊर्जा हमेशा बनाए रखना है, किसी के भी यदि बहकावे में आ गए, तो वो आपको नेगेटिव ऊर्जा की तरह की तरफ चले जाएँगे आप, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे नंबर कम हैं, होंगे नहीं होंगे, मार्केट के अंदर पैसे चल रहे हैं, भागम-भागी है, तो क्या होगा, किस तरीके से होगा? ये सारी चीज़ें आपको अभी नहीं सोचनी है। आपको आपका 100% दे देना है और आगे जो होगा, वह देखा जाएगा। इस ध्येय के साथ आपको आगे बढ़ना है। हमेशा आपको सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रहना है, और मैं आपको कहूँगा कि कुछ छोटी-छोटी सकारात्मक बातें वाली किताबें भी पढ़ लीजिए, तो वो आपको मोटिवेट करती रहेगी। और यदि आप ज्योग्राफी से हैं और अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं, आप यदि डिमोरलाइज़ कभी भी लगे, तो आप मैंने मेरे नंबर दिए थे, उन पर आप व्हाट्सएप कर देना। जब भी मैं फ्री होऊँगा, आपसे बात करूँगा और आपका इंटरव्यू तक 100% कोऑपरेट करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे बैच से जुड़े, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आप मैसेज करें, मैं आपको 100% सलाह देने की कोशिश करूँगा, और जहाँ भी आपको समस्या आएगी, हम आपको मंजिल तक ले जाएँगे। और मैं ऑनलाइन बैच में काफ़ी हद तक हट कर के कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को इंटरव्यू की वीकनेस फीलिंग ना हो, और सारे बच्चे एक फेयर कंपटीशन के अंदर आ जाएँ, फिर जो बेस्ट करेगा वो निकल जाएगा। इस उम्मीद के साथ, और यदि आप ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है हमारे एनके ज्योग्राफी पॉइंट का। और जिन भी बच्चों ने मेरे पास मैसेज भेजे थे कि हम जुड़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों को मैं व्यक्तिगत मैसेज भी कर दूँगा, और कोई नए भी है तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए जो भी जुड़ना चाहते हैं। आज जब मैं ये क्लास सेशन आपको डाल रहा हूँ, लगभग 8 बज चुके हैं, साढ़े 8 हुए हैं। रात को 12 बजे के बाद ये लॉन्च हो जाएगा, तो कल से आपको पहला सेशन मिल जाएगा, और इसकी पूरी डिटेल मैं कल से अलग से वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो किस तरीके से अपना सिनेरियो रहेगा, कैसे हम तैयारी करेंगे, ऑनलाइन मॉक का क्या सिस्टम रहेगा, और वॉइस सपोर्ट सिस्टम आपका हमारा क्या रहेगा, और किस तरीके से कितने सेशन आएँगे, और इन सारी चीज़ों पर मैं अलग से वीडियो के अंदर बात करूँगा। तो नो डाउट जो भी तैयारी करने वाले ज्योग्राफी के बच्चे हैं, कनेक्ट ज़रूर होएँ। धन्यवाद।